व्हाट दे एक्चुअली डू कि ये सारे कंपोनेंट्स को वो ब्लॉक कर देते हैं और लाइट को सिर्फ एक ही प्लेन में रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि ठीक है सिर्फ यही प्लेन की लाइट आगे बढ़ेगी, यही प्लेन का कंपोनेंट आगे बढ़ेगा, बाकी सारे को ब्लॉक कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट. मैम और ये पोलराइजेशन, ये जो कंपोनेंट वाला पार्ट है, यस बोलो. लॉन्जिट्यूडनल वेव पोलराइज हो सकते क्या? कैसे होंगे? लॉन्जिट्यूडनल वेव का प्रोपोर्शन भी उसी में होता है जिसमें उनका मूवमेंट हो, वो तो एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है. नहीं तो हो सकता बाकी है. कंपोनेंट तो है ही नहीं, पोजीशन कैसे करोगे, ब्लॉक किसको करोगे? समझ में आया? जिसको ये डाउट था Yes. वो समझा कि Yes, miss. Yes. द लाइट इज रेस्ट्रिक्टेड इन अ सिंगल प्लेन. इसका मतलब ये है कि बाकी के प्लेन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है और सिर्फ एक प्लेन के कंपोनेंट को आगे बढ़ने के लिए अलाउ किया जाता है. सच कंडीशन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट. आपके गॉगल्स में बाहर एस्ट्रोनॉट्स के विंडोज को बनाते वक्त या जो आईएसएस में विंडोज रहते हैं स्पेस स्टेशन में, उसमें भी पोलराइजर्स का यूज किया जाता है कि सनलाइट बहुत ज्यादा अंदर ना आए. तो सनलाइट के बहुत सारे कंपोनेंट को ब्लॉक करके सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट को अंदर आने के लिए अलाउ किया जाता है. तो जहां पर लाइट का कंपोनेंट हमको ज्यादा नहीं चाहिए वहां पे हम पोलराइजर्स का यूज करते हैं पोलराइजेशन प्रोसेस करने के लिए. और ये पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में हो सकती है क्योंकि ट्रांसवर्स वेव बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. लॉन्जिट्यूडनल वेव में तो वो जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में उस भी होता है, तो खुद ही सिंगल डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड है. तो बाकी कोई डायरेक्शन है ही नहीं, तो उसको ब्लॉक कहाँ से? समझ में आ रहा है? व्हाट इज दैट? अरे Yes. Yes. जिसको डाउट था उसको समझा. लेट्स मूव अहेड विद द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. Mathematical expression of wave. Okay. Hope things are visible. Wait for a while. No, ma'am. Wait. Hope things are now. Ma'am, it's blur. No, ma'am, it's blurred. Is it okay now? Yes. Yes. Really Yes. blurred? Quite better. No, ma'am. Now? Yes. Okay. That is why this is maximum displacement of a particle, or it is simply I can say maximum नहीं बोलते, it is displacement of a particle. कहाँ से displacement है ये? From its Original. Main from position. its Position. okay, and this y depends on two factors. First, आप कौन से पोजीशन, कौन से x पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हो और कितने टाइम के बाद बात कर रहे हो. So it depends on x and t both. Okay, this part is your amplitude. Okay, this whole part is called as Phase. phase, and it is represented by Theta. 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 now we were discussing about this one. So kx minus omega t plus phi. हमने k के एक्सप्लेनेशन के साथ, x तो हमको पता है क्या है, t भी हमको पता है क्या है, हमको k ओमेगा और phi के बारे में जानना है. मैंने कहा था k ओमेगा और phi ये तीनों कांस्टेंट होते हैं. इट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू. किसी एक वेव के लिए ये तीनों चीजें कांस्टेंट होती है. ओके, नाउ दिस k, I said k is angular wave number. K was your angular wave number. उससे पहले मैंने आपको वेव नंबर का एक्सप्लेनेशन दिया था जिसको मैंने कहा था कि I'll revise it once again. Wave number is given by, the wave number can be defined as, I'm not talking in the terms of angular now. Wave number can be defined as number of waves in per unit distance. एक यूनिट डिस्टेंस में कितना वेव है, that gives you the wave number.
मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर आपका वेव का लैम्बडा इज 2 into 10 raised to minus 2 meters. So wave number is given by 1 by lambda, that is 1 by 2 into 10 raised to minus 2, that is equals to 0.5 into 10 raised to 2, that is 50 meters. 50. इसका मतलब ये है 50 meters नहीं, it is not 50 meters, 50 per 50 meter. per meter. It means it simply means कि 1 मीटर के अंदर 50 waves बन रहे हैं. 50 waves are there. There are total 50 waves in 1 meter. इसका explanation ये है कि 1 मीटर के अंदर 50 waves बनेंगे. वेव का साइज इतना है, 1 मीटर के अंदर पर मीटर में 50 waves बनेंगे. And the unit of a wave number is per meter. Hope you understand what is wave number. समझा? Yes. So number of Yes. waves in a unit distance is your wave number. Now what is angular wave number? जहां पर हम wave number के terms में बात कर रहे हैं, वहीं पर हम angle के terms में बात करेंगे. We'll talk in the terms of angle. Then we say it is angular wave number, and it is given by k is equals to 2 pi by lambda. जो k है, k is equals to 2 pi by lambda gives you the angular wave number. कि एक यूनिट डिस्टेंस में कितना एंगल कवर हुआ है बाय दोस पर्टिकुलर वेव्स. Okay, so angular wave number is the angle covered by this particular number of waves. ये particular 50 waves ने कितना एंगल कवर किया है, that is what is given by your angular wave number. Angular wave number ऐसे दिया जाता है. For example, lambda 2 pi by lambda. Lambda is 2 into 10 raised to minus 2. So it is 2 pi into 50. मतलब 50 waves multiplied by 2 pi. So it will give you the total angle which will Ma'am, be covered by freeze हो 50 गया. waves. स्क्रीन फ्रीज है। मेरा पेन नहीं दिख रहा है आपको? No. दिख रहा है. Yes. रुक क्या रहा है screen? अभी दिख रहा है? Yes, ma'am. मैम बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं. हम रिपीट करो। मैम एंगुलर वेव नंबर रिपीट करो ना एक बार. Okay, fine. The angle covered by the wave in 1 meter, जैसे यहाँ पे number of waves in 1 meter था, वैसे ही angle covered by those waves in 1 meter, total angle covered by those waves in 1 meter is considered to be your angular wave number. For example, मैंने lambda का value is 2 into 10 raised to minus 2 meters दिया. Let's substitute it. 2 into 10 raised to minus 2, you'll get 50. So 50 waves multiplied by 2 pi will give you the total angle covered by those waves. वो जो waves ने total angle cover किया है एक unit distance में, that will define the angular wave number. समझ में आ रहा है what I said? समझा? हाँ या ना? इस ग्राफ में कैसे ग्राफ में सिंपली कुछ नहीं है. 1 मीटर के अंदर how much number has been covered, और वो एक आपको पता है कि एक वेव जो है वो 2 पाई बनाता है. तो ऐसे अगर 50 वेव बन रहे हैं, टोटल 50 वेव्स बन रहे हैं, तो आपको वो 50 वेव से वो 2 पाई मल्टीप्लाई करके टोटल वो कितने एंगल तक जा रहा है 1 मीटर के अंदर, दैट गिव्स यू द एंगुलर वेव नंबर. दैट्स ऑल. इन अ यूनिट डिस्टेंस कितना एंगल कवर हो रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर wavelength, that gives you the angular wave number. And of course it depends upon the wavelength, so it's a constant value. अगर आपको बोल दिया गया कि you have a wave of, let us say you have a wave of 2 meters, आपका वेव का wavelength is 2 meter, just take an example, तो आपका k का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि it only depends on lambda. So अगर एक lambda की वैल्यू आपको दे दी गई तो उसके लिए वो k की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी. So that's why it says that k is a constant value. वो पोजीशन से पोजीशन चेंज नहीं होने वाला है. क्यों? क्योंकि वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है. समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? समझा? सो इट सिंपली मींस इट इज एंगल कवर्ड बाय द वेव, दैट्स ऑल. इट इज एंगल कवर्ड बाय द वेव, दैट्स ऑल. दैट्स व्हाट इट मींस. ओके,
Let's take one more example for understanding wave number and angular wave number. Let's take one more lambda. I'm giving you the lambda. Calculate the angular wave number and wave number for me. Lambda is, let's say it is 2 meters. Give me the angular wave number and wave number. What is wave number? 0.5. 0.5 पर मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर एक वेव 2 मीटर का है, एक वेव, मैंने वेव नंबर का डेफिनेशन नहीं बताया था आपको, एक वेव अगर 2 मीटर का है तो वेव नंबर का डेफिनेशन बोलता है नंबर ऑफ वेव्स इन और अमाउंट ऑफ वेव इन यूनिट डिस्टेंस। सो यूनिट डिस्टेंस में कितना वेव आ रहा है? हाउ मच वेव इज देयर इन यूनिट डिस्टेंस? 0.5 गिव मी द एंगुलर वेव नंबर। पाई। गिव मी द pi angle covered in a unit distance is pi. हाँ या ना? yes Angle covered in a unit distance is pi. बराबर है? यस। So yes वेव नंबर आपको बताता है कि यूनिट डिस्टेंस में आपके वेव ने, आपका वेव का कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट हो रहा है, और एंगुलर वेव नंबर ये बताता है कि वो कितना एंगल कंट्रीब्यूट कर रहा है। होप यू आर क्लियर? होप यू आर क्लियर विद एंगुलर वेव Yes. नंबर एंड वेव नंबर? Move ahead. And of course, this angular wave number and this wave number, they both depend on wavelength. तो अगर आपको एक वेव का वेवलेंथ दे दिया तो इन दोनों की वैल्यूज तो कांस्टेंट होने वाली है। मानते हो कि नहीं? मैंने आपको बोला 2 मीटर की वेव के साथ एक्सपेरिमेंट करो, तो के और ये जो वेव नंबर है इन दोनों की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी कि पोजीशन के साथ चेंज होगी? constant क्योंकि ये पूरी तरीके से सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स? lambda wavelength। That is wavelength. Okay. Now मिस ये वेव नंबर और के इक्वल हो गए? कैसे? वेव नंबर के आपको एंगल के टर्म्स में आंसर करेगा। एक मिनट, के आपको एंगल के टर्म्स में आंसर कर रहा है और वेव नंबर आपको नंबर के टर्म्स में आंसर कर रहा है कि आधा वेव है, एक वेव है। अच्छा, समझा। ओके। y of x, t a sin of kx minus omega t plus 5, ये फैक्टर था। अब हमको ये समझ गया कि भाई k क्या है। ओके, we are clear with what is k. x, we know it as position. omega is your angular velocity या फिर angular frequency, दोनों के टर्म्स में इसको जाना जाता है कि कितना नंबर ऑफ कवर किया है, कितना नंबर ऑफ डिस्टेंस कवर किया है इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब भी वही होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड और पर सेकेंड। ओके, हियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी समटाइम्स इट इज आल्सो टर्म्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। It is also termed as angular velocity. So angular velocity multiplied by this is time, and the last part, this one is called as phase constant. इसको phase constant बोलते हैं। मैं इन सब का एक short explanation देती हूँ कि ये सब का meaning क्या है, ये क्या कर रहे हैं, what we are doing. Okay, k is angular wave number, x is the position, omega is angular velocity or angular frequency, t is the time, and this this pi, this part, this is called as pi, this part is called as phase constant. Okay, now how this equation is formed वो जरा समझाती हूँ आपको कि ये इक्वेशन बना कैसे है। Okay, एक बात बताओ, इस इक्वेशन को समझाने के लिए ये इक्वेशन बना कैसे है, उसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल ले रही हूँ, जरा ध्यान से देखो। ये ग्राफ है, एक पर्सन यहाँ खड़ा है और एक पर्सन यहाँ खड़ा है। Let's say it is 2 meters and this is 5 meters. What is the distance between this first person and second person? 3 मीटर। Simply क्या किया? आपने simply क्या -2 किया? Okay. अब वापस एग्जांपल ले रही हूँ, इसको भी जरा ध्यान से देखना। एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है 2 पे
और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है -2 पे। डिस्टेंस बताओ इन दोनों के बीच का। फोर मीटर। 4 मीटर। कैसे निकाला? 2 minus दैट इज 4। अब जरा ध्यान से समझो मैं क्या बोल रही हूँ। जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, व्हेन वी गो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, हम क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, अगर हमको उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो, है या ना? Yes. है या ना? Yes. और वहीं पे जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, या हमारा डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ होता है, तो हम क्या करते हैं, 2 माइनस, और इस नेगेटिव की वजह से हमारी वो चीज प्लस में कन्वर्ट हो जाती है या ना? Yes. Means when we want to find the distance in the negative direction, it get added, and when we try to find the distance between the two particles in the positive direction, it gets subtracted, है ना? है ना? Yes. Yes, miss. Now, जब मैंने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट किया था, I said that let us consider my wave is moving in positive direction. मैंने ऐसा कुछ बोला था कि कंसिडर करते हैं my wave is moving in positive direction. अब ये जो बीच का नेगेटिव साइन है, ये मुझे एक्सप्लेन करता है कि my wave is moving in positive direction, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये जो टोटल k into x है, एंगुलर वेव नंबर मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन, ये मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है, इट गिव्स मी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला जो पार्ट है, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये भी मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है, दिस आल्सो गिव्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और बीच में माइनस साइन डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका ये सब्ट्रैक्ट दिस माइनस दिस इज गिविंग यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। ये आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि आपका वेव एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन ये आपको दे रहा है। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों के बीच का फाइनल माइनस इनिशियल करते हो तो आपको पता चलता है कि हाउ मच यू हैव मूव, और या आपको कितना मूव करना है। कुछ समझ में आ रहा है या ना? Yes. अगेन आई एम रिपीटिंग, फिर से सुनो। मैंने कहा कि जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ते होते हैं, और मुझे अगर दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना है, तो आपने बोला मिस 5 - 2 कर दो, आपको ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा, क्योंकि इट इज 3 मीटर्स। वहीं पे मैंने कहा नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, तो आपने बोला मिस 2 माइनस ऑफ -2 करोगे, मींस यू विल सिंपली ऐड, एंड आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 4 यूनिट के डिस्टेंस का डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में। अब मैंने आपको कुछ नया बताया कि ये जो k into x मैंने किया है, एंगुलर वेव नंबर मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये मेरा दिस पार्ट इज माय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मुझे डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है। ये पूरा पार्ट मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है कि टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है दो पॉइंट्स के बीच में। कुछ समझ रहे हैं व्हाट इज दैट? थोड़ा बहुत 5%। Yes, ma'am. Yes, समझा। ओके, लेट्स कम टू द ग्राफ। अब जरा मैं आपको कुछ थोड़ा सा हायर लेवल का लेकर जा रही हूँ, समझा तो ठीक, नहीं समझा तो छोड़ देना। लेट्स रिप्रेजेंट योर वेव ऑन अ सर्कल। आपके वेव को, इसको सर्कल रेफरेंस मेथड बोलते हैं, इसको आप डीप में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे एक बार वापस। आपके वेव का दो पार्ट होता है ना, जो वेव हैव 2 पार्ट्स, क्रस्ट एंड ट्रफ, है ना? मैंने उसको सर्कल पे रिप्रेजेंट किया है। यस, ये मेरा मीन पोजीशन है, दिस इज माय मीन पोजीशन, ठीक है? दिस इज माय मीन पोजीशन। मेरा पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट हुआ और यहां पर पहुंचा है, इस पॉइंट पे। आपको पता है, आपको ये बात पता है कि योर दिस पर्टिकुलर पार्ट, जब कोई चीज, या फिर अभी पता कर लो, पता नहीं है एक्चुअली, 12th स्टैंडर्ड का पार्ट है, जब कोई चीज एंगल में डिस्टेंस कवर करती है,
when a distance is covered in angle part थीटा के टर्म्स में, we say that it is angular displacement. उसको हम angular displacement बोलते हैं. Yes. 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 Okay, like some particle is over here, some particle is over here. अगर यहाँ पर है, so you can also talk in the terms of angular displacement that how much angle it have covered from its mean position. अपने mean position से उतना उसने या उस पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया है, that is also defined as an angular displacement. तो आप जिस तरीके से सर्कल पे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात करते हो, आप वेव्स के ऊपर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात कर सकते हो. मैंने आपको बताया था, हमने वो फेज कांस्टेंट थीटा लिया था. वी टॉक अबाउट द पार्टिकल व्हिच वाज थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और फिर हमने वो 180 डिग्री यहाँ पर ओवरऑल सब्स्टिट्यूट किया था और हमको मिल गया था कि ओके उस पार्टिकल का क्या स्टेट है, उस पॉइंट पे वो पार्टिकल उसका एम्पलीट्यूड क्या है या उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है उसके मीन पोजीशन से. सो दिस होल पार्ट, दिस थीटा जिसको हम फेज बोल रहे हैं इतने देर से, इट इज एक्चुअली योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल. कि एंगुलरली कितना चला है. ठीक है. द थिंग व्हिच वी वर कॉलिंग फेज इज एक्चुअली योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल. ये आपका फाइनल है, ये आपका इनिशियल है. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इज गिविंग यू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्या एग्जैक्टली आप किसकी बात कर रहे हो, किस पॉइंट की बात कर रहे हो. सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव हो रहा है. वहीं पे अगर ऐड होता तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन होता कि आपका वेव नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव हो रहा है. सो दिस इज फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये फाई क्या है इसको जरा लास्ट में, एकदम लास्ट में समझाऊंगी. फिलहाल ये समझा कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन इज गिविंग मी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल. Yes, Yes. ma'am. Yes. ओके. नाउ ये फेज कांस्टेंट क्या है, ये फाई क्या है वो समझो. ये जो फाई है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यहाँ पर आई टुक द पोजीशन एट मीन पोजीशन. मैंने कहा मीन से शुरू हो रहा है. मेरे को एक एग्जामिनर ने बोला कि नहीं मेरे को मीन से नहीं लेना है, मेरे को मेरा एक्सपेरिमेंट यहाँ से करना है. लेट्स टेक द एक्सपेरिमेंट फ्रॉम हियर. डोंट स्टार्ट इट फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्ट इट फ्रॉम 70 डिग्री. मेरा स्टार्टिंग में पार्टिकल 70 डिग्री पे है, वहीं से एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो. तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है 70 डिग्री पे है ना, मतलब आपको बार बार ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो जो भी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करने वाला है उससे पहले 70 डिग्री उसके पास था. मतलब ये जो फाई है, ये फेज कांस्टेंट, वो ये बताता है कि ऑलरेडी सम एंगल इज देयर व्हिच वाज अवेलेबल. वो अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर रहा है. बोलो नया नंबर है उनका, ले. बोलो. Who's this? Okay, so this phase constant explains you that already some angle has been introduced. For example, मेरे टीचर ने बोला कि you do your experiment from this 90 degree. अब अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ से शुरू करो. पर आपके पार्टिकल ने इतना तो ट्रेवल किया ही है ना, that particle had traveled this much. तो आप क्या बोलोगे, ठीक है आई एम ऑब्जर्विंग, मेरा डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ से ही ऑब्जर्व करूंगी, पर हर बार मुझे एक चीज बोलनी पड़ेगी. क्या बोलनी पड़ेगी? कि मेरा ऑलरेडी पार्टिकल 90 डिग्री कवर कर चुका है, मींस एक्स्ट्रा एंगल कवर कर चुका है, एंड दैट 90 डिग्री मेरे को हर बार यहाँ पर बाजू में शो करना पड़ेगा प्लस पाई करके. सो ये फेज कांस्टेंट ये बताता है कि आपका पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से शुरू हुआ है. मैम ये 0 हो सकता है क्या? यस, ये 0 हो सकता है. दिस फाई कैन बी इक्वल्स टू 0. अगर आपका पार्टिकल, आपके टीचर ने बोला ठीक है ज्यादा दिमाग में टेंशन मत लो कि हर बार एक्स्ट्रा 90 दिखाना पड़े, एक काम करो यू टेक योर एक्सपेरिमेंट फ्रॉम हियर ओनली. तो फिर आप बोल दोगे कि फाई 0 है, मतलब पहले से कोई फेज इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, कोई एंगल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, वो यहीं से शुरुआत करके अपना प्रोग्रेशन कर रहा है. मिस समझा? बोलो. मिस 70 जो पहले से था उसके बाद 90 कवर किया, वो लिखने का उधर नहीं, मैंने आपको 2 70 है पहले, उसने 70 बाद पहले कवर कर लिया है. तुम लोग आवाज सुनाई दे रही है ना? आवाज सुनाई दे रही है? करो ना. नो मैम, नहीं सुनाई दिया अच्छे से. नहीं सुनाई दिया.
ब्रेक ओके फाइन फाइन क्या बोला? फाइन फाइन फाइन, ठीक है, काम डाउन। ओके, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन कि ये फेज कांस्टेंट क्या है, व्हाट डज दिस मीन? या इट कैन बी 180, इट कैन बी 180, it can be 180. So this phi, let's take an example again. ठीक है, वापस लेते हैं एक एग्जांपल। ये phi जो है वो इनिशियली आपके पास कितना है एंगल, उसको डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल लेट अस से मैं आपको 5 चॉकलेट दे रही हूँ। ओके, आई एम गिविंग यू 5 चॉकलेट्स। आई सेड कीप इट इन ऑब्जर्वेशन हाउ मेनी चॉकलेट्स यू हैव। ऑलरेडी यू आर हैविंग 3 चॉकलेट्स विथ यू, सो आप टोटल चॉकलेट कितना बताओगे अपनी तरफ से? 8। मतलब फाइ जो मैंने दिया, जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो तो आप इंट्रोड्यूस करोगे ही, साथ में वो 3 भी इंट्रोड्यूस करोगे जो आपके पास पहले से था। तो ये जो फेज कांस्टेंट है, ये पहले से उसने कितना एंगल कवर करके रखा है वो एक्सप्लेन करता है आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपका पार्टिकल 70 कवर कर चुका है और आपने अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ से शुरू किया, तो हर बार आपको ये 70 लिखकर बताना पड़ेगा kx माइनस ओमेगा टी प्लस 70 डिग्री। आपको ये बताना पड़ेगा कि ऑलरेडी माय वेव हैव कवर्ड दिस मच, दिस इज वेयर आई एम, दिस इज आफ्टर दिस पोजीशन आई एम स्टार्टिंग माय ऑब्जर्वेशन। सो प्लस 70 will explain you that already some phase was there, already some constant was there, and this constant is it will be introduced every time. आप जितनी बार इस एक्सप्रेशन को आगे लिखोगे, आपको हर बार इसको दिखाना पड़ेगा कि भाई 70 पहले से मेरे पास था, 70 पहले से मेरे पास था, ये चीज आपको हर बार दिखानी पड़ेगी। मैम इट कैन बी 0, यस इट कैन बी 0। आप अपना एक्सपेरिमेंट इजी करना चाहते हो, आपको नहीं लिखना है एक्स्ट्रा 70, आप बोलोगे नहीं भाई वेट फॉर द वेव, जब वो वेव वापस शुरुआत करेगा तब भी मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। सो योर फाइ कैन बी 0, योर फाइ कैन बी एनीथिंग। समझा व्हाट आई सेड? समझा व्हाट आई सेड? यस मैम। ओके, यस। सो तो हर बार उसको शो करना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स, आपको हर बार अगर ये है, इफ इट इज देयर, तो आपको शो करना पड़ेगा कि मैम इट इज देयर, दिस मच ऑलरेडी, दिस मच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाज अवेलेबल व्हेन आई वाज डूइंग द एक्सपेरिमेंट। सो दिस डिस्प्लेसमेंट प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल, इतना तो हुआ ही है। उसके बाद कितना हुआ, दैट इज माय दिस ऑब्जर्वेशन, बट दिस मच वाज ऑलरेडी देयर, सो दैट यू हैव टू शो एवरी टाइम। समझा व्हाट इज फेज कांस्टेंट? फेज कांस्टेंट इज दैट पर्टिकुलर थिंग जो पहले से ही इंट्रोड्यूस हुआ है। समझा? मिस फिर वो आपने 90 का क्या बोला था? 90 एक मैंने another एग्जांपल लिया था कि Okay. 70 भी हो सकता है, it can be 90 also if I start my observation from here, it can be 180 also, it can be 270 also. So I took another example, that's all. मैम समझा what माइनस I में हो said? सकता है क्या? माइनस में नहीं हो सकता। ओके माइनस का मतलब क्या है? What does this minus means? आपके पास -3 चॉकलेट है, आप ऐसा बोलोगे? -3 चॉकलेट ऐसा बोलोगे? क्लॉकवाइज गया था, क्लॉकवाइज गया। उसके कुछ नहीं, नहीं फेज कांस्टेंट में ऐसा कुछ नहीं है। फेज कांस्टेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा फेज इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स ऑल। ओके मैम। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया है, दिस इज व्हाट फेज कांस्टेंट मींस। कि भाई पहले इतना था, अब आई एम स्टार्टिंग माय ऑब्जर्वेशन, तो ये पहले वाला भी मुझे दिखाना है कि इतना डिस्प्लेसमेंट पहले हो चुका। मैम बोलो। अगर वेव बोलो, नेगेटिव understand. डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा तो भी एंगल फाइ जो है वो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? यस यस, फाइ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कुछ भी उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। आपके पास 3 चॉकलेट एक्स्ट्रा है, आप वो चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो वहां पे। आपके पास कोई चीज एक्स्ट्रा है, ऑलरेडी इट हैज बीन इंट्रोड्यूस, वो आप दिखा रहे हो। वेव नेगेटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, उसका सिर्फ एक ही इंडिकेशन होगा, वो है ये। अगर वेव नेगेटिव डायरेक्शन में दिखा रहा है तो फाइनल माइनस ऑफ माइनस इनिशियल होकर ये बीच में जो ये kx माइनस ओमेगा टी है, ये kx प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। इसके प्लस होते ही इसका मीनिंग ये है कि आप फाइनल माइनस ऑफ माइनस करके बीच में प्लस कर चुके हैं, एंड योर वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये माइनस और प्लस आपको बताएगा कि आपका वेव पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है। बाकी ये प्लस फाइ इट सिंपली मींस, सी एक बात समझो, ये फाइ इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास एक्स्ट्रा एक फेस, एक एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, दैट्स ऑल।
उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया है, समझा? मैम 360 Yes. रहेगा तो समझा डायरेक्ट what I- 0 से कर सकते हैं ना? कर सकते हो। नॉर्मली जब हम एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं हम थोड़ी ना ये एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करते बैठते हैं, क्योंकि दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। दिस माइनस दिस एक आंसर आएगा, फिर यू विल ऐड दिस एंड देन यू विल गो फॉर साइन फंक्शन। Yes. So many of the times what happens कि आपको बोल ही दिया जाता है कि take it from mean position, don't go for some phase constant, introduce मत करो some phase constant, वेव ऑब्जर्व करो तो ध्यान दो कि वेव यहीं से शुरू हो, तभी आप अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। समझ रहे हो what I said? Yes. Yes. तो बोली ही Yes. जाती है, बोली ही जाती है ये बात कि आप ऐसा करो कि आप फेस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके अपने पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को बहुत बड़ा मत करो या अपने एक्सपेरिमेंट को कॉम्प्लिकेट मत करो। बट जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमारा जनरल इक्वेशन होता है, इसलिए हमको ये लिखना जरूरी है। अदरवाइज अगर मैं ये ना लिखूं, इफ आई डोंट राइट दिस, और किसी ने बोला कि आई एम स्टार्टिंग माई एक्सपेरिमेंट फ्रॉम 30 डिग्री और आई एम स्टार्टिंग माई एक्सपेरिमेंट फ्रॉम 70 डिग्री, तो प्लस 70 में कहाँ इंट्रोड्यूस करूंगी? मैंने तो अपने इक्वेशन में कहीं लिखाया ही नहीं वो चीज। तो इसीलिए इट इज अ जनरल इक्वेशन, दिस गिव्स यू द जनरल इक्वेशन कि भाई ऐसा इक्वेशन होता है वेव का। अब अकॉर्डिंग टू वैल्यूज योर इक्वेशन कैन वेरी। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू कैन गेट कि ओके फाई इज इक्वल्स टू 0, तो आपका सिर्फ kx माइनस ओमेगा टी बच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यू विल स्पेसिफाई दैट पर्टिकुलर प्लेस एट दैट पर्टिकुलर प्लेस कि मेरा इनिशियली आई एम एट मीन पोजीशन, सो मेरे पास कोई एक एक्स्ट्रा पेज नहीं है। भाई आपने 5 चॉकलेट दिया तो मेरे पास 5 ही चॉकलेट है, मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? Yes. समझा? ओके, सो एक बात तो समझ में आ रही होगी कि ये सारी चीजें एंगल की बात हो रही है, इसलिए थीटा के टर्म्स में आ रहा था। दिस इज फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज एक्स्ट्रा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर है तो, इफ इट एग्जिस्ट। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फेज कांस्टेंट। सिंपल सा फंडा है, आप स्कूल जा रहे हो, आपने एक अपने शेड्यूल बनाया, ओके, यू हैव शेड्यूल समथिंग, और उसमें आप 7 मिनट से आगे हो, तो हर चीज में आप 7 मिनट से आगे रहोगे। एवरी टाइम यू विल बी अवे और यू विल बी व्हाट यू कैन से कि ओके हर बार आपका 7 मिनट इंट्रोड्यूस होने वाला है। एवरी टाइम इट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस। 7 मिनट का 5 मिनट, 5 मिनट का 10 मिनट, ये ह्यूमन बींग्स करते हैं, वेव्स नहीं करते। तो अगर पहले 70 डिग्री इंट्रोड्यूस हो चुका है, क्योंकि आई हैव स्टार्टेड माय एक्सपेरिमेंट फ्रॉम 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री ओवरऑल हर बार आपको वो चीज वो आपके इक्वेशन में दिखने वाली है कि भाई ये 70 डिग्री एक्स्ट्रा है, मैंने अपना एक्सपेरिमेंट 70 डिग्री के बाद से शुरू किया है। सो इट्स अ कांस्टेंट पार्ट। इनिशियली आपने जो लिया वही आपका आगे आगे बढ़ता जाता है, इसीलिए दिस इज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड योर ऑफ कोर्स योर the angular wave number is constant. So these three things are constant. ये constant वाले part है. So kx minus omega t plus phi. This minus sign explains you that your particle is moving, your wave is moving in a positive direction. अगर यहाँ पे plus sign होता तो simple सा फंडा है, final angular displacement minus of minus initial angular displacement. यहाँ पे plus sign आने का मतलब ये है कि आपका wave negative direction में move हो रहा है। आपको एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये क्वेश्चन लिख के दे देगा, बीच में प्लस साइन डाल देगा और क्वेश्चन पूछेगा वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, वेव इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, वेव इज मूविंग इन बोथ ऑफ द डायरेक्शन और वेव इज नॉट मूविंग। तो आप ये साइन देखकर डिसाइड करना है कि वेव कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर सब्ट्रैक्शन है बीच में, ऑफ कोर्स इट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। Positive. अगर बीच में एडिशन है, सिंपल सा फंडा है, Negative. एडिशन कब आता है? जब वेव इज मूविंग इन Negative. negative direction. डायरेक्शन की तरफ चल रहे होते हैं। कुछ समझ में आया व्हाट आई सेड? Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes. मैम both direction में नहीं possible ना? No, it is not possible. But they can give you any of the MCQ. Like option Yes. तो वो कुछ भी दे सकते हैं ना। ठीक है, मैं आपके सामने वेव इक्वेशन एक बार फिर से लिख रही हूँ। आप वेव इक्वेशन के हर चीज को वापस से ध्यान से देखो, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। ओके, किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि मैम इफ इट इज 180 डिग्री, if the phi is 180 degree, should we consider it as 0 or 180? That's very nice question of you. See, agar if it has, like, you know that your wave has particularly started, okay, sometimes this 180 and 0 it means a lot कि आपका phi 0 है या आपका phi 180 है, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आपका phi 0 है means your wave का initially just वो start हुआ है, okay, but अगर आपका phi 180 है, इसका मतलब ये है कि वो वापस एक दूसरे साइकिल के लिए रेडी हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फॉर अनदर साइकिल।
ओके, सो सिंपली इट मींस कि फिर वो फेज एंगल डिफाइन करता है। अगर 180 है या 0 है, इट डज नॉट मीन कि आपको दोनों का मतलब एक ही लेना है। इफ इट इज 0 यू हैव टू टेक 0, इफ इट इज 180 यू हैव टू टेक 180। तो आप अगर आप 0 लेते हो तो आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि ओके ये आपका फर्स्ट वेव है। अगर आप 180 लेते हो तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी एक वेव जा चुकी है, ये आप दूसरे वेव का कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड एज। थ्री 360 as 0. See, that is what I again said कि if this is my wave, ये मेरा वेव है, ये पार्ट है, ठीक है। किसी ने बोला मैम 0, 180 एंड 360 ये कंडीशन है। मैम मैं 0 लेने के बदले 180 और 0 को मैं कंसिडर कर सकता हूँ क्या? मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप 180 लेते हो, 180 और 0 है तो आपको ये चीज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। इफ इट इज 180, अगर आपका 180 वेव कवर कर चुका है, मतलब आपका नेक्स्ट वेव जो है वो नीचे डायरेक्शन से मूव होगा, ये वाला वेव आपके सामने आने वाला है। इट सिंपली एक्सप्लेन्स कि आपका ये वाला पार्ट पीछे जा चुका है एंड दिस हैड स्टार्टेड, so you cannot take 0 and 180 to be same. Now next it comes to 360. Ma'am, can I take 0 and 360 to be same? Now the part is again same. अगर आप 360 ले रहे हो, if you are taking 360, it means you are talking about the second wave. अब second wave के बारे में बात कर रहे हो। वहीं पे अगर if you are saying it as 0 equivalent to 0, तो आपका मतलब ये है कि you are not at all considering this particular wave in your experiment. आप सीधा इसी experiment को पहला experiment consider कर रहे हो, क्योंकि see waves are very fast, their velocity is very fast. Okay, so if you are starting from this, mostly अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो आप पीछे का फिर पूरा इग्नोर कर देते हो, you ignore this part and you say ठीक है ये मेरा first wave है and I am starting from 0. So this 0, 180, 360, these are the angles which has been defined on your wave. 0 को आप 180 नहीं ले सकते क्योंकि 0 में पार्टिकल का वाइब्रेशन, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऊपर की तरफ होता है और 180 में स्टेट ऑफ नीचे की तरफ होता है, तो ये तो पूरा ही वैरी हो गया। रही बात 0 और 360 की, तो अगर आपने 360 आप बोल रहे हो कि मैम आई डोंट वांट टू गो फॉर 360, आई वांट टू गो फॉर 0 इटसेल्फ, तो आपको फिर ये कंसीडर करना पड़ेगा कि ओके दिस इज माय फर्स्ट वेव। अगर आप 0 से ले रहे हो, इफ यू आर सेइंग कि आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस 360 मेरे को इंट्रोड्यूस नहीं करना है, तो सिंपली फिर आप उसी को फर्स्ट वेव कंसीडर करके आप अपना एक्सपेरिमेंट वहीं से कंटिन्यू करते हो। मैम अगर 360 आ गया तो, अगर 360 आ गया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 360 के बाद आपका वेव वापस से पुराने जैसा ही बिहेव करता है, तो आपको कोई एक नया इक्वेशन नहीं मिलेगा। यू विल गेट द सेम इक्वेशन एज द अर्लियर वन, आपको पुराने वाले जैसा ही इक्वेशन मिलेगा। सो वो सारी चीजें आप ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ोगे। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको ये चीज बढ़ाई जाएगी कि जब साइन में 2 पाई इंट्रोड्यूस होता है या कॉस में 2 पाई इंट्रोड्यूस होता है तो व्हाट यू गेट द अनदर आंसर, क्या आता है। वो सारी चीजें आप ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ोगे, जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक में थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस पाई, थीटा प्लस 3 पाई इंट्रोड्यूस किया तो क्या आगे रिजल्ट मिलता है, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय योर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। तो 360 या 0 ये दोनों में कंफ्यूजन है। अगर आप 360 ले रहे हो इसका मतलब ये कि वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड वेव। अगर आप 0 ले रहे हो इट सिंपली मींस कि आपने पीछे के वेव्स को कंसीडर नहीं किया है, यू आर सिंपली टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट वेव। ये आपका फर्स्ट वेव है, आपने अपना ऑब्जर्वेशन वहीं से शुरू किया है। Yeah, it is in radians. Of course, it is in radians. It can be in radians. You can convert degree to radian and radian to degree. ये तो सिंपल सा फंडा है कि थीटा एंगल को आप रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन कन्वर्ट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, मैं आपके सामने ये मैथमेटिकल इक्वेशन रख रही हूँ। I want you to look into it and try to understand this whole part. blur है कैमरा। Wait for a while. I think बारिश है इसलिए maybe. Just look into the equation. देखो आपको सारे फैक्टर्स समझ में आ रहे हैं क्या? This is y, x, t, a sin k, angular wave number. Yes, yes. This whole part is giving you the final angular displacement, initial angular displacement. Initial. अगर कोई एक एक्स्ट्रा एंगल है तो वो माइनस क्या आ रहा है, माइनस क्या समझा रहा है, बीच में प्लस आता है तो उसका मीनिंग क्या होता, ये सारी चीजें क्लियर है आपको। देखो
means पॉजिटिव Positive direction. Positive direction. बीच में प्लस आया तो what you will say? नेगेटिव Negative डायरेक्शन Moving Negative direction. Okay. So hope you are clear with what is A, what is K, Yes. angular wave number, Yes. angle Yes. covered by Ma'am. wave in 1 meter, Yes. x is the position जिसके बारे में आप बात करने वाले हो, omega is angular velocity, t is time, and phi is the constant. is constant. आगे जाके आप पढ़ोगे कि ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों तरीके से डिफाइन किया जाता है. दैट यू विल स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड सर्कुलर मोशन चैप्टर. सो हाउ इट इज डिपेंड, कब उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलना है, कब फ्रीक्वेंसी बोलना है, वो आप 12th स्टैंडर्ड में समझोगे. फिलहाल जस्ट कीप इट इन माइंड दैट इट इज आइदर एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी. दैट्स ऑल. एक और बात, कुछ और भी समझाने जा रही हूँ, प्लस जरा ध्यान से सुनो. दैट विल बी द लास्ट पार्ट फॉर टुडे. व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? के का यूनिट क्या है जरा बताओ तो मुझे, सोच के बताओ. Radian per meter. K is radian per meter. Correct. Yes. That is 2 pi per meter. X Yes. is the position. Yes. X का यूनिट क्या था? Meter. X का यूनिट क्या था? Meter. So it is 2 pi per meter into meter, कुछ तो आएगा. This got Yes. cancelled. 2 pi. अंदर बच 2 गया pi. सिर्फ क्या? 2 pi. 2 pi. That is radian. Yes. 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 Okay. This is frequency. Somewhere it is frequency. Correct? ये frequency है. Yes. है ना? Frequency का यूनिट क्या होता है? Frequency is equal n is equals to 1 by t. 1 by Normally t. frequency is measured in Per hertz. second. Per second. Per Per second. second. That is 1 by second. Yes. So this is 1 by second. And this is second. Into second. Second. Yes. Correct. Yes. Yes. Cancel हुआ. 1. मतलब यहाँ पर भी रेडियन बचा, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगल वाला पार्ट बचेगा. एंड दिस इज आल्सो एंगल. Angle. मतलब ब्रैकेट में सिर्फ एंगल Angle एंगल ही रह गया, कोई Yes. यूनिट वाली क्वांटिटी नहीं है अंदर. Yes. समझ रहे हो? Yes. जब मैंने, एक मिनट रुक जाओ, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था, मैंने कहा था कि साइन, कॉस, टेन, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, इन सब का जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट होता है उसके अंदर कभी यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता. इट इज ऑलवेज यूनिटलेस. सी इट इज यूनिटलेस. यहाँ पर ये मीटर है, इस के मीटर पर मीटर ने इसको बैलेंस कर दिया काट के. यहाँ पे इट वाज सेकंड, इसका पर सेकंड ने इसको काट के बैलेंस कर दिया. अंदर सिर्फ रेडियन रह गया. एंड रेडियन इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट. इट डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल और डायरेक्ट यूनिट. सो Yes. ओवरऑल दिस होल क्वांटिटी बिकेम यूनिटलेस. दिस होल क्वांटिटी बिकेम यूनिटलेस. इसका भी कोई यूनिट नहीं रह गया. दिस गॉट कैंसल्ड. टाइम का यूनिट को ओमेगा ने कैंसिल कर दिया और पाई का तो चलो इट इज अगेन एन एंगल ओनली. सो अगेन इन दिस ब्रैकेट इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. तो कभी भी फंक्शन के अंदर ब्रैकेट्स में कभी यूनिट नहीं आता, और अगर यूनिट आया है तो उसके साथ कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस हो जाएगा कि वो उसके यूनिट को बैलेंस कर देगा, काट देगा. कुछ समझ में आ रहा है? व्हाट ऐसे कुछ समझा? Yes, मैंने क्या कहा? Yes. Yes. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो. अदरवाइज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का सिर्फ छोटा सा पार्ट बाकी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी. कुछ डाउट है तो पूछो. अब मैं डाउट के लिए टाइम छोड़ रही हूँ तुम्हारे लिए. मिस के कांस्टेंट रहेगा ना? ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन लैम्बडा. तो अगर आप एक वेव ले रहे हो 2 मीटर्स तो उसका तो के हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा ना. के इज 2 पाई बाय लैम्बडा. एक पर्टिकुलर सिंगल वेव के लिए के विल बी कांस्टेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक. हाँ, मीडियम चेंज कर रहे हो उस वेव का, पानी से हवे में, हवे से ग्लास में लेके जा रहे हो, तो आपको ये बात तो मैंने पहले ही लिखवाई है कि ऑफ कोर्स लैम्बडा जो है इट वेरीज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम. तो अगर वहां पे वो मीडियम टू मीडियम वेरी कर रहा है तो ऑफ कोर्स के फिर मीडियम से मीडियम चेंज हो जाएगा, क्योंकि लैम्बडा ही चेंज हो जाएगा. समझ रहे हो? तो एक फिक्स लैम्बडा के लिए के इज कांस्टेंट. सर एक बार अच्छे से इसको ध्यान से देख लो. कुछ डाउट है तो पूछो. मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जितनी रेंज रहती है वेव की, हाँ. उतनी रेंज में जो एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहती है ना हर पॉइंट पे? See, in electromagnetic waves, your energy depends on frequency. Okay. अगर आपका frequency of a wave is constant, and of course frequency remains constant even if it go from one medium to another medium, so the amount of energy is constant. Energy in an electromagnetic wave is given by E is equals to h mu, where mu is the frequency. So it depends on the frequency, of course. So it remains constant. थैंक यू. कुछ और पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो. कोई भी चीज कल से लेके आज तक में कोई भी डाउट है तो प्लीज